So, hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the 10th or last section of Companies Act 2013, which is Doctrine of Indoor Management. So, before getting into the details of Doctrine of Indoor Management, another doctrine is mentioned here, which is Doctrine of Constructive Notice. So, let's first read this. Section 399 of Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same or get a copy or extracts of any documents including certificate of incorporation of a company on payment of prescribed fee. सो सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में साफ साफ लिखा है कि कोई भी एक पर्सन जो कंपनी से डील कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कंपनी के डॉक्यूमेंट्स निकाल कर उनको एक्सट्रैक्ट कर उनकी कॉपी लेकर इंक्लूडिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक फीस देकर उनको एक्वायर कर पढ़ सकता है. सो द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. जब कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक बार रजिस्ट्रार के पास सबमिट हो जाते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन. और फिर वो उसे कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है सिर्फ एक नॉमिनल सी फीस देकर. इन अदर वर्ड्स सेक्शन 399 कन्फर्स द राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल. यानी कि सेक्शन 399 के अंडर जो राइट है इंस्पेक्शन का वो सबके पास है. It is therefore the duty of every person dealing with the company to inspect its documents and make sure that his contract is in conformity with their provisions. यानी कि ये हर एक पर्सन की ड्यूटी है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले वो अपने डॉक्यूमेंट्स इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर श्योर करे कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी के साथ बना रहा है वो उसके प्रोविजंस और पावर्स में है. बट वेदर अ पर्सन रीड्स देम और नॉट इट विल बी प्रिज्यूम दैट ही नोज द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. बट अगर पर्सन चाहे उसे पढ़े या ना पढ़े आउटसाइडर पार्टी, बट हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि उसे उस कंटेंट्स की इंफॉर्मेशन है. नाउ दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन और इम्प्लाइड नोटिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस. तो इसी प्रिजम्पशन और इम्प्लाइड नोटिस को जो हम समझते हैं कि उसने पढ़े हो या ना पढ़े, हम ये समझेंगे कि उसे नॉलेज है, तो इसी प्रिजम्पशन को और इम्प्लाइड नोटिस को हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं. By constructive notice is meant whether a person reads the document or not, he is presumed to have knowledge of the contents of the document. यानी कि उस इंसान ने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े हों या ना पढ़े हों, हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि उसे पहले से ही उन डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज है. He is only presumed to have read the documents but also understood them in their true perspective. और पढ़े ही नहीं, हम ये भी समझेंगे कि उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज है उनके ट्रू सेंस में और उनके ट्रू पर्सपेक्टिव में. And every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and articles but also of all other related documents such as a special resolution which are required to be registered with the registrar. और जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करेगा, हम उसे सिर्फ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का ही कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं होना चाहिए. हम ये समझेंगे कि उसे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन है जो कि रजिस्ट्रार के पास इंक्लूडेड है, जो कि रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी. नाउ दस इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम और आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एज पर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी. तो इसलिए अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है जो कंपनी की पावर से बाहर है या वो डायरेक्टर की पावर से बाहर है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स, तो वो कंपनी के अगेंस्ट कोई भी राइट एक्वायर नहीं कर सकता है. Now, doctrine of indoor management. The doctrine of indoor management is the exception to the doctrine of constructive notice. तो doctrine of constructive notice का exception को ही हम doctrine of indoor management कहते हैं. The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense means that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. यानी कि हम ये नहीं समझेंगे कि outsiders को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के internal affairs की. जो भी कंपनी के internal affairs है that are a responsibility to the company. For instance, if an act is authorized by the articles or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act has been observed. यानी कि for example, अगर कंपनी के articles या memorandum में अगर कंपनी के आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में कोई एक्ट मेंशन है तो आउटसाइडर ये पहले से अज्यूम और प्रिज्यूम कर सकता है कि उस एक्ट को लेकर सारी फॉर्मेलिटीज, डिटेल फॉर्मेलिटीज पहले से ही कंपनी ने कर रखी हैं. This can be explained with the help of a landmark case, the Royal British Bank versus Turkand. और इस डॉक्ट्राइन को हम एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क केस के थ्रू समझ सकते हैं जो कि है द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकांड. दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पॉपुलरली नोन एज टरकांड रूल. और इस डॉक्ट्राइन को हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं जिसका दूसरा नाम है टरकांड रूल.
नाउ फैक्ट्स ऑफ द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकान. सो अब इस केस के हम फैक्ट्स देखते हैं. मिस्टर टरकान was the official manager or liquidator of the insolvent Cameron Schoolbrook Steel, Coal and Swansea and Loughborough Railway Company. सो मिस्टर टरकान एक ऑफिशियल लिक्विडेटर थे इस कंपनी के, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है. इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844. ये कंपनी इस एक्ट के अंडर incorporate हुई थी. The company had given a bond of rupees 2,000 pounds to the Royal British Bank, which secured the company's drawing on its current account. कंपनी ने एक बॉन्ड दी हुई थी रॉयल ब्रिटिश बैंक को 2,000 पाउंड्स की, और जिसकी सिक्योरिटी में उन्होंने कंपनी के करंट अकाउंट को रख रखा था. द बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनी सील. जो कंपनी की बॉन्ड थी वो कंपनी के सील पे थी, और उसको 2 डायरेक्टर्स ने साइन करा था, और उनके जो कंपनी सेक्रेटरी थे उन्होंने भी उसको साइन कर रखा था. When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, the Articles of Association, director only had power to borrow up to an amount authorized by the company resolution. और जब कंपनी के ऊपर केस हुआ उस बॉन्ड के पैसे वापस करने के लिए, तो कंपनी ने कहा कि उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर इस अमाउंट को बोरो करने के लिए कंपनी में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था. अ रेजोल्यूशन हैड बीन पास बट नॉट स्पेसिफाइंग हाउ मच द डायरेक्टर्स कुड बोरो. और इस रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था, बट ये नहीं बताया गया था कि कितने अमाउंट तक डायरेक्टर्स उस रेजोल्यूशन को या उस लोन को, उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Held it was decided that the bond was valid. और कोर्ट ने डिसाइड करा कि जो बॉन्ड है वो वैलिड है, यानी कि रॉयल ब्रिटिश बैंक उन टर्म्स को इन्फोर्स कर सकता है. He said that the bank was deemed to be aware that directors could borrow only up to the amount resolutions allowed. Articles of association were registered with the company's house, so there was constructive notice. But the bank could not be deemed to know about the ordinary resolution passed because these were not registrable. ठीक है. तो जो बैंक थी जिन्होंने बॉन्ड दिया था उनको नॉलेज थी स्पेशल रेजोल्यूशन की, एंड दैट बैंक डज नॉट नीड टू हैव द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो हैं वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट और रजिस्टर्ड नहीं होते हैं. जो बॉन्ड थी वो वैलिड थी, क्योंकि कंपनी के इंटरनल वर्किंग्स में देखना हमारा काम नहीं था. उन्होंने सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा था कि डायरेक्टर्स बॉन्ड इशू कर सकते हैं, बट उसमें उनका अमाउंट मेंशन नहीं था. अमाउंट के लिए उन्होंने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन निकाला था, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट नहीं होता है. सो द आउटसाइडर डज नॉट हैव टू बी सपोज दैट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन उनके अंदर पास हो गया होगा, क्योंकि आउटसाइडर ये अज्यूम कर सकता है कि इंटरनल अफेयर कंपनीज के प्रॉपर्ली कंडक्ट हो रहे हैं रिलेटिंग टू द मैटर दे हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड. दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल द कंपनी इंडोर अफेयर्स आर द कंपनीज प्रॉब्लम. तो ये इंडोर मैनेजमेंट का रूल है कि कंपनी के जो इंडोर अफेयर्स हैं वो कंपनी की प्रॉब्लम है, नॉट द आउटसाइडर्स प्रॉब्लम. नाउ एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. Thus you will notice that the aforementioned rule of indoor management is important to person dealing with the company through its directors or other person. They are entitled to assume that the acts of the directors or the officers of the company are validly performed. यानी कि हम ये जो बाहर वाला पर्सन है वो ये assume कर सकता है कि कंपनी के अंदर के डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ने अपनी सारी ड्यूटीज वैलिडली परफॉर्म करी हैं, अगर वो उनकी अपेरेंट अथॉरिटी के अंडर आती हैं. सो लॉन्ग एज एक्ट इज वैलिड अंडर द आर्टिकल्स इफ डन इन अ पर्टिकुलर मैनर. और वो वैलिड है अगर वो एक पर्टिकुलर मैनर में जो कि एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है उसके थ्रू वो कैरी आउट होती हैं. An outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in the manner required. So outsider ये डीम कर सकता है कि उन्होंने पहले से ही सारी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह कंस्ट्रूट कर रखी हैं. The above mentioned doctrine of indoor management or Tarkan rule has limitation of its own. और जो ये above mentioned doctrine हमने अभी पढ़ी है इंडोर मैनेजमेंट की और टरकान रूल की, इसकी अपनी खुद से अलग एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस हैं. That is to say इट इज़ इनकेपेबल टू द फॉलोइंग केसेज, यानी कि इन फॉलोइंग केसेज में ये अप्लाई नहीं होती है. नाउ अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टेड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इरेगुलरिटी. अगर किसी पर्सन को इरेगुलरिटी की नोटिस है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो या फिर एक्चुअल नोटिस हो, दैट डजंट मैटर, बट अगर किसी पर्सन को इरेगुलरिटी की नॉलेज है और तब भी वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, तो कंपनी इस रूल के अंडर, कंपनीज एक्ट उसको इस रूल के अंडर प्रोटेक्ट नहीं करेगी. And Howard versus Patent Ivory Manufacturer Company, where the directors could not defend the issue of debenture to themselves because they would have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of the general meeting, which they had not obtained. ठीक है.
यानी कि हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में डायरेक्टर्स जो थे वो डिबेंचर्स के इशू को डिफेंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्हें लेंडिंग अमाउंट क्लियर नहीं था और लेंडिंग अमाउंट के लिए उन्होंने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन भी ऑब्टेन्ड नहीं करा था. लाइकवाइज इन मॉरिस वर्सेस कानसीम, अ डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू हिम एज ही पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग विच मेड द अलॉटमेंट. हिज अलॉटमेंट as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office. ठीक है, यानी कि सिमिलरली एक ऐसे ही केस हुआ था मॉरिस वर्सेस कांसीन का, जिसमें जो डायरेक्टर थे वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को डिफेंड नहीं कर पाए थे, जो कि क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट जो थी डायरेक्टर्स की वो I'm sorry. Likewise, in Morris versus Kansin, a director could not defend an allotment of shares to him. वो allotment of shares को defend नहीं कर पाए थे जो कि उन्हें हुई थी as he participated in the meeting which made the allotment. क्योंकि जिस मीटिंग में allotment हुई थी उन्होंने उस allotment में participation अपनी दिखाई थी. His appointment as a director also fell through because उनकी जो appointment थी director की वो appointment भी चले गए because none of the directors appointed him was validly in the office. क्योंकि जिन लोगों ने को डायरेक्टर अपॉइंट करा था वो उस ऑफिस में प्रेजेंट ही नहीं थे. ठीक है. नाउ सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी. द डॉक्ट्राइन इन नो वे रिवार्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली. यानी कि जो डॉक्ट्राइन है वो उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती है जो बिल्कुल नेग्लिजेंटली और अनरिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट करते हैं. Where the person dealing with the company is put upon an inquiry, for example, where the transaction is unusual, where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make the necessary inquiry. यानी कि जब सामने वाले पर्सन को लग रहा है कि उसे सस्पिशन हो रहा है किसी भी इरेगुलरिटी का और उस सस्पिशन को इग्नोर करे बिना वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैरी ऑन करता है, तो उसके अंदर भी हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. द प्रोटेक्शन ऑफ द टरकान रूल इज नॉट अवेलेबल where the circumstances surrounded the contract are suspicious and therefore invite inquiry. यानी कि टरकान रूल में हम उन circumstances को सराउंड नहीं करेंगे जिनमें पहले से ही सस्पिशन था और इंक्वायरी करी जा सकती थी, बट सामने वाली पार्टी ने उसमें इंक्वायरी नहीं करी. सस्पिशन शुड अराइज फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द फैक्ट दैट एन ऑफिसर इज प्रपोर्टिंग टू एन एक्ट एंड मैनर विच इज अपैरेंटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिसर अपने अथॉरिटी के स्कोप से बाहर एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें सस्पिशन अराइज होगा ही. वेयर फॉर एग्जाम्पल एज इन केस ऑफ आनंद बिहारी लाल वर्सेज दिनशा एंड कंपनी, द प्लांटिव एक्सेप्टेड अ ट्रांसफर ऑफ अ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंट एंड द ट्रांसफर वाज हेल्ड वाइड. ठीक है, इस कंपनी में जो कंपनी की एसेट्स और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उसका अमाउंट उन्होंने अकाउंटेंट को दे दिया था. तो द प्लांटिव कुड नॉट हैव बीन सपोज इन एब्सेंस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी दैट द अकाउंटेंट हैड अथॉरिटी ऑफ इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी. अकाउंटेंट इज समवन हु ओनली डील विद द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. सो उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो कंपनी के प्रॉपर्टी के ट्रांसफर डीड को भी एक्सेप्ट कर सके. तो जब उन्होंने अपनी कंपनी के प्रॉपर्टी के ट्रांसफर डीड को अकाउंटेंट को सबमिट कर दिया और अकाउंटेंट के कहने पर उनको सबमिट कर दिया और फिर वो अकाउंटेंट गायब हो गया, सो इट वॉज हेल्ड कि जिन्होंने डीड सबमिट करी थी उन्होंने सस्पिशन होना चाहिए था कि कंपनी की इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को वो अकाउंटेंट के पास कैसे छोड़ सकते हैं, बिकॉज अकाउंटेंट डज नॉट हैव दैट अथॉरिटी टू हैव द प्रॉपर्टी डीड ऑफ company's assets. ठीक है, that has to be with the directors only. Similarly, in case of Houghton versus Company versus Northernland Lowey and Wills Limited, where a person holding directorship in two companies agreed to apply the money of one company in payment of the debt to other, the court said that it was something so unusual that the plaintiff were put upon inquiry to ascertain whether the person making the contract had any authority in fact to make it. यानी कि सिमिलर एक ऐसा केस हुआ था हॉक्टन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्थर्न लॉ एंड वेल्स लिमिटेड का, जिसमें एक पर्सन जिसने दो कंपनीज की डायरेक्टरशिप ले रखी थी उन्होंने ये कहा उन्होंने एक कंपनी की डेट का मनी दूसरी कंपनी के डेट के साथ एडजस्ट करने का ट्राई करा. सो द कोर्ट हेल्ड कि इतनी ज्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी थी कि एक इंसान जो दो कंपनी में डायरेक्टर है वो कैसे किसी कंपनी की डेट को दूसरी कंपनी की डेट से एडजस्ट कर सकता है. तो यहाँ पे साफ साफ सस्पिशन होना चाहिए था. और एनी अदर रूल वुड प्लेस limited companies without any sufficient reason for so doing at the mercy of any servant or agent who should purport to contract on their behalf. यानी कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है दे शुड हैव नोन कि अगर कोई भी सस्पिशन उन्हें अपनी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस में दिख रही है दे शुड हैव ऑब्जेक्शन ओवर दैट. क्योंकि अगर वो उस सस्पिशन पर तुरंत एक्ट नहीं करते हैं वो उनकी गलती मानी जाएगी एंड देन दे कैन नॉट इन्फोर्स दैट क्लेम अगेंस्ट द पर्टिकुलर कंपनी.
because they won't be protected under this doctrine of indoor management. Next and the last case which we have to discuss is forgery. The doctrine of indoor management apply only to irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery which must be regarded as nullity. यानी कि doctrine of indoor management सिर्फ irregularities पे apply करती है, वो forgery पर apply नहीं करती है, क्योंकि forgery rewards to the nullity of contract. यानी कि forgery अगर किसी contract में होती है तो उससे contract null और void हो जाता है. फॉर्जरी में इन सर्कमस्टांस एक्सक्लूड द टर्कान रूल, क्योंकि टर्कान रूल से बाहर इंक्लूड है, टर्कान रूल के अंदर फॉर्जरी इंक्लूडेड नहीं है. द ओनली क्लियर इलस्ट्रेशन इज फाउंड इन द र्यूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड. इन दिस केस द प्लांटिफ वाज अ ट्रांसफरी of a shared certificate issued under the seal of a defendant company. The company secretary who had affixed the seal of the company and forged the signature of the two directors issued the certificate. यानी कि एक शेयर सर्टिफिकेट का ट्रांसफरी था जिनके पास कंपनी के डिफेंडेंट की सील लगी हुई थी, और जब वो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर हो रहा था तो एक कंपनी सेक्रेटरी ने ही कंपनी के डायरेक्टर्स की साइन कर दिए थे और उस सर्टिफिकेट को इशू कर दिया था. सो द केस वॉज कि एक शेयर सर्टिफिकेट था जो कि एक ट्रांसफरी के पास ट्रांसफर होना था. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी ने क्या करा कि उन्होंने डायरेक्टर्स के सिग्नेचर कर सर्टिफिकेट इशू कर दिया और उसको ट्रांसफर कर दिया. सो दिस वॉज द केस ऑफ forgery. The plaintiff contended that whether the signature was genuine or forged was a part of the internal management, and therefore the company could be estopped from denying genuineness of the document. But it was held that the rule has never been extended to cover such a complete forgery. तो जो plaintiff था यानी कि ट्रांसफरी, उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि साइन या इशू का सर्टिफिकेट होने में जो साइन लगते हैं दैट वाज द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उससे मुझे अवेयर नहीं होना चाहिए. सो कोर्ट ने कहा कि दैट यू शुड बी अवेयर कि एक इशूज शेयर सर्टिफिकेट जब इशू होता है तो उस पर किसके साइन लगते हैं और वो साइन फॉर्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंप्लीट फॉर्जरी में टर्कान रूल हमारा काम नहीं करता है. So this was the doctrine of indoor management and doctrine of constructive notice and exceptions to the doctrine of indoor management. I hope you are able to understand it. Thank you so much for watching this video.